पीड़ा से दिल मिला था, गौर से झिलमिला था, मैं झांसी का हीरा। बेतवा और पहुंच नदियों के बीच बुंदेलखंड के पश्चिम में बसा है झांसी शहर। और झांसी शहर के केंद्र अपनी ऊंची ऊंची प्राचीरों के साथ कई सदियों से खड़ा होता है झांसी का किला। सन 1613 ईस्वी में ओरछा नरेश महाराज वीर सिंह देव ने मेरा निर्माण करवाया। 18वीं सदी की शुरुआत में पेशवा बाजीराव प्रथम ने जब फर्रुखाबाद के नवाब मोहम्मद खान बंगर से युद्ध करने के लिए बुंदेला राजा छत्रसाल की ओर मदद का हाथ बढ़ाया, तो राजा छत्रसाल ने अपना दिल खोलकर उनका आभार व्यक्त किया। पेशवा बाजीराव प्रथम झांसी के साथ कुछ और भी क्षेत्र भी दिए गए। इस तरह झांसी रजवाड़ा मराठा साम्राज्य में ढल गया और ध्वस्त हो गया। सदी की समाप्ति के बाद झांसी की सूबेदारी का जिम्मा नेवालकर को सौंपा गया। इसी वंश ने भारत के मुकुट में वह अनमोल हीरा चढ़ा जिसकी अद्वितीय चमक पर भारतीय इतिहास गर्व करता है। नेवालकर वंश ही वह वंश था जिसकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नायिका। मोहम्मद नाम में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी भागीरथी ने एक कन्या को जन्म दिया। पिता ने नाम रखा मणिकर्णिका। सबकी चहेती मणिकर्णिका को मां प्यार से मनु कहकर बुलाती थी और पेशवा बाजीराव द्वितीय छबीली कहकर पुकारते थे। जमुना जी की मृत्यु उपरांत मोरोपंत अंग्रेजी काशी से बिठूर आए, जहां पे पेशवा बाजीराव द्वितीय के लिए काम करते थे। नटखट मासूम मणिकर्णिका सबकी चहेती थी, लेकिन कमाल है वह नहीं खेलती थी लड्डू या गिट्टी से। उसे तो लगाव था काशी की संस्कृति और मिट्टी से। उसे प्रेम नहीं था एकांत की अटारी से। वह तो मैदान में खेलती थी बर्छी, ढाल, कृपाण और कटारी से। ज्ञान लेने के लिए नहीं जाती थी इस तक या उस तक। उसकी शिक्षिकाएं थी उस तक। इसे पता था इस छबीली मनु का रिश्ता झांसी से जुड़ने वाला है। झांसी के गणेश मंदिर में 19 मई 1842 के शुभ दिन पर नेवालकर के महाराज गंगाधर राव से उनका विवाह हुआ। और मेरे आंगन में जब उनका प्रवेश हुआ तो लगा मानो साक्षात लक्ष्मी का आगमन हुआ है। काशी की मणिकर्णिका को झांसी ने नया नाम दिया, लक्ष्मीबाई। अपने नए नाम लक्ष्मीबाई के साथ वह झांसी के लिए लक्ष्मी बनकर ही आई थी। राज्य में वैभव लाई थी। विवाह के हर्षोल्लास के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत ने महाराज गंगाधर राव को आधिकारिक तौर पर झांसी का राजा स्वीकार किया। उन्हें सभी प्रशासनिक अधिकार प्रदान कर दिए गए। ऐसा करने से झांसी के राजा और प्रजा दोनों को लाभ हुआ। राज्य की आमदनी में बढ़ोतरी हुई। महाराज गंगाधर राव को गणन मिस्त्री और भवानी शंकर से सलामी दी। महाराज गंगाधर राव एक कुशल प्रशासक थे, काफी उदार और कला प्रेमी थे। उनकी नाट्यशाला में साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक की रसवर्षा हुई रहती थी।
एक ओर नाट्यशाला में मधुर संगीत की स्वर लहरियां पूजा करती थी, तो दूसरी ओर कारावास में कठोर दंड पाए हुए अपराधियों की चीख पुकार दिल दहलाती थी। झांसी की न्याय प्रणाली कुछ ऐसी थी कि छोटे मोटे अपराधियों को भी फांसी की सजा सुनाई जाती थी, और जिस जगह आप लोग बैठे हुए हैं ठीक यहीं वो फांसी का था। మనం ఇక్కడ తూపుని దగ్గర పాస్ ఇది తీసాం एक दिन रानी लक्ष्मीबाई सुबह सुबह शिव पूजन के लिए इधर से चले आए। उन्होंने फांसी सजा याफ्ता एक अपराधी की चीखें सुनी। उनका मन मुश्किल हो गया। उन्होंने महाराज गंगाधर राव से इस फांसी की सजा और इस फांसीगर को झांसी से सजा हटाने का अनुरोध किया। इस अमानवीय न्याय प्रणाली को जल्द से जल्द रोकिए महाराज। फांसी की सजा और ये फांसी घर झांसी के किले से सदा सदा के लिए हटवा दें। आपसे मेरा ये अनुरोध है। महाराज ने रानी का अनुरोध स्वीकार कर लिया और झांसी में फांसी की सजा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया। उसी दिन से झांसी गले की फांसी नदिया गले का हार सिर्फ कहानी की बात है। झांसी की प्रजा ने इस नर्म दिल आदेश की सराहना की और महाराज का अभिनंदन किया। झांसी में इंसानियत की हवाएं बहने लगी। देश प्रेम की एक लहर के साथ नई ऊर्जा का प्रसार होने लगा। सुरक्षा की जिम्मेदारी अब केवल पुरुषों की नहीं रह गई, महिलाओं ने भी कमान संभाली। रानी लक्ष्मीबाई स्वयं तलवारबाजी एवं घुड़सवारी में निपुण थी। उन्होंने झांसी की स्त्रियों में भी इस कौशल का विकास किया। शस्त्रागार में नए हथियार भी लगे। एक तो का नाम झांसी की रानी रखा गया। क्या धमाका था उसका। धीरे धीरे तैयार होने लगी इस युवा लड़की की दुर्गा सिंह। कैसे नृत्य का अभ्यास छोड़कर वे रणभूमि में तलवारबाजी और घुड़सवारी के गुर सीखते हैं। देखते ही देखते रानी लक्ष्मीबाई की दुर्गा सेना झांसी की सुरक्षा करने में समाप्त हो गई। झांसी में जो लक्ष्मी बनकर आई थी वो अब दुर्गा बनकर प्रजा के ऊपर राज करने लगी। कुछ समय बाद वो बल भी आ गया जिसका झांसी राज्य बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रानी लक्ष्मीबाई की गोद भर गई। झांसी
राज्य को उसका उत्तराधिकारी मिल गया। महाराज गंगाधर के आंगन में धारियां बजी, पूरा झांसी राज्य खुशियों से सराबोर हो उठा। झांसी के इस उत्सव को न जाने किसकी नजर लग गई। खुशियों की शहनाइयों से अचानक मातम के स्वर फूटने लगे। मात्र 3 माह की किलकारी को क्रूर काल निकल गया। रानी की गोद कर गई। इस घटना से महाराज गंगाधर को गहरा सदमा लगा। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उन्हें लाइलाज लोगों ने घेर लिया। महाराज को झांसी के भविष्य की चिंता सताए जा रही थी। झांसी के राज सिंहासन को वारिस हो सके, इस उद्देश्य से उन्होंने अपने ही वंश के एक बालक को गोद दी। महाराज गंगाधर और रानी लक्ष्मीबाई ने इस दत्तक पुत्र का नाम रखा दामोदर राव। अभी झांसी के भविष्य की सुरक्षा कावाडोल ही थी कि झांसी के वर्तमान का सूरज भी बुझ गया। असमय निधन हो गया महाराज गंगाधर राव का। रानी लक्ष्मीबाई ने किसी तरह होश संभाला। तब उन्होंने पीड़ा के आंसुओं को पोंछकर एक संरक्षक के रूप में झांसी की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इधर रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का शासन संभाला और उधर ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को हथियाने के हथकंडे शुरू कर दिए। झांसी में तैनात अपने पॉलिटिकल असिस्टेंट मेजर एलिस के जरिए रानी तक अपना फरमान पहुंचाया। रानी साहिब, सन 1804 में हुई संधि के मुताबिक झांसी भी दूसरे पड़ोसी राज्यों की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आता है। अब चूंकि स्वर्गीय महाराज गंगाधर राव की अपनी कोई संतान नहीं है, इसलिए कंपनी उनके गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव को झांसी के उत्तराधिकारी का दर्जा नहीं दे सकती। आपको सूचित किया जाता है कि अब झांसी राज्य पूरी तरह से कंपनी के अधीन रहेगा। इसके एवज में कंपनी रानी लक्ष्मीबाई को उनके निजी खर्च के लिए 5,000 रुपया महीना की पेंशन अदा करने की मंजूरी दी है और साथ ही रानी लक्ष्मीबाई को हुक्म देती है कि वे जल्द से जल्द अपने जरूरी सामान के साथ झांसी का किला खाली कर लें। हम सुना करते थे कि व्यापारियों के भेष में लुटेरे हैं आप लोग। आज आपने इस बात को सिद्ध भी कर दिया। वापस जाकर कह दीजिए अपने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी से, हम उनका फरमान अस्वीकार करते हैं। मैं अपने जीते जी अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेजी फरमान सुनकर रानी लक्ष्मीबाई क्रोध की ज्वाला से दहक उठी। वो जानती थी कि अंग्रेज झांसी को हथियाकर उसे बर्बाद करना चाहते हैं। वो किसी भी कीमत पर किला छोड़ने के लिए तैयार नहीं। देशमुख जी ने उन्हें शांति से समझाया। श्रीमान, मैं आपकी पीड़ा और क्रोध को समझ सकता हूँ। देखिए, अभी समय हमारे अनुकूल नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में समझौता करना ही एकमात्र रास्ता है। क्या कह रहे हैं देशमुख जी? आप ऐसा सोच भी कर सकते हैं। मैं इन लड़कियों के आगे झुक जाऊं और अपनी झांसी में सौंप दूं। गलत मत समझिए श्रीमान। अगर आप शांति से विचार करें तो ये भी हमारी एक नीति होगी। अंग्रेजों की बात अभी मानकर एक तो आप सतर्क रहेंगे, दूसरों के खिलाफ किसी भी गतिविधि में शामिल होने पर उन्हें आप पर शक भी नहीं होगा। रानी लक्ष्मीबाई ने देशमुख जी का सुझाव मान लिया। दिल पर पत्थर और मन में ढेर सारी यादें रखकर रानी ने किला छोड़कर रानी महल में रहने का फैसला किया। जाते जाते रानी ने झांसी को अपना संदेश दिया। इस
से जाने का ये मतलब नहीं है कि मैं हार गई। असली युद्ध तो अभी बाकी है। बिठूर में पेशवा बाजीराव ने मुझे देश प्रेम, स्वधर्म और स्वराज की शिक्षा दी थी। अब समय आ गया है कि मैं उनके द्वारा बनाए गए स्वराज के मार्ग पर ही चलूं। इसके लिए चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े, मैं एक दिन स्वराज की पताका जरूर फहराऊंगी। गीता में कदोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम चित्वा पुक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। रानी का मतलब साफ कि जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को रणभूमि में कहा कि युद्ध के दौरान अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति है, अगर जीत गए तो पृथ्वी पर राज्य का आनंद लोगे। तो हे कुंती पुत्र, उठो और युद्ध करो। इतना कहकर रानी से छोड़कर चली गई। उस दिन दुल्हन बनकर आई रानी मेरी देरी से बाहर जा, मेरी दीवारें टूट कर गई, मेरी प्राचीन की छाती पर वर्तमान दाग की तरह लगा दिया गया फिल्म की हुकूमत का झंडा। हंसी खिलती झांसी का सुख वैभव छीन लिया। अंग्रेजी हुकूमत ने न केवल आम जनता को प्रताड़ित किया, बल्कि रानी का अपमान करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा। रणनीति के अनुसार रानी अपमान का यह करवा लूटने के लिए मजबूर थे। इस कठिन समय में एक दिन पेशवा नाना साहब का संदेशा लेकर रानी के पिता मोरो पंत जी उनसे मिलने आए। बेटी मनु, पेशवा का तुम्हारे लिए संदेश है कि तुम्हें झांसी राज्य की कमान संभालनी होगी। अब से लगभग 4 महीने के बाद 31 मई को रविवार के दिन पेशावर से बंगाल तक की सारी फौजी छावनियों में बगावत का बिगुल बजा दिया जाएगा। तुम्हें इस जंग के लिए तैयार रहना होगा। अब्बा साहब, पेशवा को कहें कि वे निश्चिंत रहे। इस जंग का तो हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार था। लेकिन समय से पहले 29 मार्च को मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर की छावनी में अंग्रेजों के खिलाफ लागू किया गया। मंगल पांडे की शहादत का शुभ समाचार भी आया, लेकिन 10 मई आते आते मेरठ में भी बगावत की शुरुआत हुई, जो दिल्ली को आजादी दिलाने का चार बारी थी। 5 जून 1857 को भारतीय पैदल सेना के सिपाहियों ने साहब पर हमला किया, जो अंग्रेजी का प्रतिनिधि था। अंग्रेजों ने औरतों और बच्चों समेत झांसी के रहने वाले विद्रोह की ज्वाला पूरे झांसी राज्य में फैल चुकी थी। 8 जून 1857 की सुबह सिपाहियों ने कैप्टन गॉर्डन को मार गिराया। गॉर्डन के माते मेजर स्टीन ने सफेद झंडा लहराकर आत्मसमर्पण कर दिया और आजाद हो गई। आजाद हो गया मैं, ध्वज पर गया। रानी लक्ष्मीबाई उस दिन मेरे आंगन में वापस लौटी। उन्होंने प्रजा को धन्यवाद दिया। मुझे गर्व है आप सभी, आपके हौसलों पर, आपकी बहादुरी पर। अगर आप लोग इस लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े न होते तो हम ये जंग कभी नहीं जीत पाते। लेकिन याद रहे, खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। हमें चौकन्ना रहना होगा। अंग्रेज कभी भी पलटवार कर सकते हैं। हमें झांसी को फिर से उनकी राह पर लाना है। झांसी के विकास का काम शुरू हो गया। इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने हर चुनौती का सामना अपनी बुद्धिमत्ता से किया। हर तरह की घटनाओं
से जूझते रानी लक्ष्मीबाई स्वयं को मजबूत कर ही रही